हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 वेल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो का सजेशन मुझे कहाँ से आया तो मैं बता दूं कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है बलराम सरकार। ठीक है, तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर वेल्डर की क्लास कब शुरू होगी। यानी ये मुझे काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब में कि सर मुझे वेल्डिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वेल्डिंग के लिए उनको क्वेश्चन चाहिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए थे, उनको वीडियोस चाहिए था। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि कल तक मैं आपको उनके लिए वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी वेल्डिंग आपके सिलेबस में है या आप वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैकेनिकल में मैक्सिमम हर एग्जाम में वेल्डिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, एंड तक देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिया है वो काफ़ी अच्छे लेवल का लिया है और उस तरह के क्वेश्चन आपको ऑनलाइन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे सिंपल सबसे ईजी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि इनमें से कौन से जॉइंट का जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वेल्डिंग जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट या नन ऑफ दिस। तो सबसे ज़्यादा जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका वेल्डिंग जॉइंट का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर बलराम सरकार जैसा अगर आपको भी किसी वीडियो के लिए आपको कोई अच्छा टॉपिक मिल रहा है जिस पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर हम वीडियो प्रोवाइड करके दें। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ रेज निकलती हैं। ठीक है, तो इन रेज में या जिन्हें किरणें बोलते हैं, तो इन किरणों में ऐसा कौन सा किरण है जो नहीं होता है? गामा रेज, विजिबल लाइट रेज, इंफ्रारेड रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो कौन सा रे प्रोड्यूस नहीं होता है बोल रहा है? तो विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड भी होता है और अल्ट्रा वायलेट भी होता है। अल्ट्रा वायलेट होता है इसीलिए इसमें गैस शील्ड लगाया जाता है। ठीक है, ताकि आप ब्लैक कलर की ग्लास लगाने के बाद ही वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें जो गामा रेज है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। गामा रेज जो है वेल्डिंग के टाइम में क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन फ्यूजन वेल्डिंग पेनेट्रेशन इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स डेप्थ, लेंथ ऑफ द वेल्ड टू इट्स डेप्थ, डेप्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स विड्थ या डेप्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स लेंथ। तो जो पेनेट्रेशन होता है, पेनेट्रेशन मतलब क्या होता है बेसिकली कि कितना गहराई तक जो वेल्डिंग हो रहा है वो कितनी गहराई तक हो रहा है। तो उसकी जो पेनेट्रेशन है वो किसका रेशियो होता है? तो वो होता है आपका विड्थ बटे डेप्थ। ठीक है, तो W/D। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, यानी कि इन चारों में से प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग। तो जो प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल है वो है आपका फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, इसको फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। बेसिकली फोर्ज वेल्डिंग में क्या है कि हम जो वेल्डिंग करने से पहले मेटल को हीट करते हैं और हीट करने के बाद में हैमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैमर के थ्रू हाई वेलोसिटी से हम हैमर को इस पर मारते हैं तो उसके दौरान ही जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो इसको फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज़ क्रिएटेड बाई ब्लैक स्मिथ फायर। तो ब्लैक स्मिथ जो वर्ड है वो बेसिकली उनके लिए यूज़ किया जाता है जो कि हैमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कोई भी हैमर का यूज़ करता है उसको टेक्निकल टर्म में स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, वो है ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो वो किसके लिए होता है? तो वो होता है फोर्ज वेल्डिंग के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए इसका स्केच डायग्राम भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये ब्लैक स्मिथ के लिए ये हैमर है, ये आपका नीचे फोर्ज वेल्डिंग का डायग्राम है। ठीक है, ये एनविल है, उसके ऊपर में ये 2 मेटल का पीस है जो वर्क पीस है जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द वोल्टेज यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है उसमें आपका जो वोल्टेज है वो किसके बीच में होता है? जनरली केप्ट बिटवीन, बिटवीन मतलब किसके बीच में? 4 to 12 वोल्ट, 12 to 20 वोल्ट, 20 to 28 वोल्ट या 28 to 36 वोल्ट। नॉर्मली बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी हाई होता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ना हाई क्या होता है, वोल्टेज हाई नहीं होता, इसमें जो है आपका करंट हाई होता है। ठीक है,
करंट हाई होता है और वोल्टेज जो है वो आपका लो होता है, ठीक है, तो उसको ही रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। तो लो मतलब कितना होता है, तो वो होता है आपका 4 to 12। अगर यहाँ पे 4 to 12 की जगह 4 to 6 वोल्ट भी रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस बाई, ये आपका डेरिवेशन है, फॉर्मूला क्वेश्चन आता है कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का बेसिकली आपको फॉर्मूला बताना है, आई स्क्वायर आर टी, आई आर स्क्वायर टी, आई आर टी स्क्वायर या 2IRT। तो बेसिकली इसका हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो होता है आपका वो होता है आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई स्क्वायर, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब थिकनेस, थिकनेस या टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द वोल्टेज नीडेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जब कभी भी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो उस समय जो वोल्टेज होता है वो हमें हमेशा कभी ना कभी वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है, पर कौन से पैरामीटर पे ज़रूरत नहीं पड़ता है, कंपोजिशन पे पड़ता है, एरिया हम कितने एरिया में कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा वोल्टेज डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द वेल्ड, अगर हम किसी मोटे आपका जो मेटल है अगर उसकी जो विड्थ है वो या थिकनेस है वो ज़्यादा है तो उस पर भी पड़ता है, या कम रहेगा तो कम वोल्टेज पड़ेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पड़ेगा। लेंथ ऑफ द वेल्ड, तो इस पर लेंथ ऑफ द वेल्ड पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप कितना भी लंबा वेल्डिंग करिए या कितना भी छोटा वेल्डिंग करिए उस पर आपका जो वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या ब्रॉन्ज। तो बेसिकली देखिए ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। तो बेसिकली आपको बताना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ होता है, तो ये आपका कॉपर का बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा मेटल का बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एसएससी में आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, नॉट, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग ये बिल्कुल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, बट वेल्डिंग ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है और परकुशन वेल्डिंग ये भी आता है, पर प्रेशर वेल्डिंग जो है वो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका बेसिकली फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना इसलिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस सुटेबल फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल अप टू 8 mm थिकनेस, यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई मेटल की शीट है, ठीक है, ये फेरस भी हो सकती है, नॉन फेरस भी हो सकती है, ठीक है, ये क्या है, ये फेरस भी हो सकती है और नॉन फेरस भी हो सकती है। फेरस मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट हो और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो है वो मान लीजिए आपकी 8 mm है, तो 8 mm से कम अगर थिकनेस है तो किसके थ्रू आप वेल्डिंग कर सकते हैं, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। तो 8 mm से कम थिकनेस में आप बेसिकली ईजिली आप स्पॉट वेल्डिंग से वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम भी बिल्कुल वैसा ही है, देखिए स्पॉट वेल्डिंग मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो रेड आप देख रहे हैं ना इसे ही स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। स्पॉट ये कब क्रिएट होता है, जब नीचे इलेक्ट्रोड से प्रेशर लगता है, ऊपर इलेक्ट्रोड से प्रेशर लगता है और तुरंत करंट जब सप्लाई होता है तो उस पोजीशन पे स्पॉट क्रिएट हो जाता है, उसको ही स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। और ये कम थिकनेस के लिए, मतलब लेस देन 8 mm का प्लेट का थिकनेस के लिए ही स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब थिकनेस हो जाएगा तो आप स्पॉट वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग द डेप्थ ऑफ प्रोजेक्शन इज अबाउट 20% ऑफ द शीट थिकनेस, 40% ऑफ शीट थिकनेस, 60% ऑफ शीट थिकनेस या 80% ऑफ शीट थिकनेस। तो देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग बेसिकली क्या है, ये भी जो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ही अंतर्गत आता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, इसमें 3 पार्ट होता है रेजिस्टेंस में, एक आपका स्पॉट होता है, एक आपका होता है सीम होता है और एक आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग ही है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रोड, फ्लैट इलेक्ट्रोड होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रोड था स्पॉट वेल्डिंग में वो ऐसा रहता है, ठीक है ना। और जो सीम वेल्डिंग में रहता है वो आपका सर्कुलर रहता है, सीम वेल्डिंग में जो आपका इलेक्ट्रोड रहता है वो आपका सर्कुलर रहता है, पर जो आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग है उसमें जो है आपका ऐसा फ्लैट रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोड के शेप से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्पॉट वेल्डिंग में क्या शेप रहता है, सीम वेल्डिंग से ज़रूर आता है कि सीम वेल्डिंग में जो है वो सर्कुलर रहता है क्योंकि, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आपका फ्लैट इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर नीचे थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन दे देते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपका प्रोजेक्शन मतलब कुछ मेटल का पीस बाहर की तरफ निकाल देते हैं और यही पीस जो है दोनों वर्क पीस के बीच में जाता है तो वेल्डिंग करता है। तो ये जो है आपका थिकनेस का जो है आपका 60% ऑफ शीट थिकनेस,
यानी कि जो प्लेट का जो थिकनेस है वो 60% तक में वेल्डिंग कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वेल्ड्स कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ में। ठीक है, यानी कि एक साथ में आप बहुत सारे नंबर ऑफ वेल्डिंग कर सकते हैं। किसकी मदद से? स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या परक्यूशन वेल्डिंग। तो ये कर सकते हैं हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। क्यों? क्योंकि आप एक सेम फ्लैट इलेक्ट्रोड में बहुत सारे आप प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्शन लगाएंगे उतना अच्छा आपका वेल्डिंग होगा और उतना ज़्यादा आपका वेल्डिंग होगा, मोर नंबर ऑफ वेल्डिंग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द करंट इज नॉट पास कंटिन्यूसली इन, यानी कि इसमें से कौन सा वेल्डिंग है जिसमें से करंट जो है कंटिन्यूस पास नहीं होता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग या परक्यूशन वेल्डिंग। तो ये होता है आपका सीम वेल्डिंग के लिए। सीम वेल्डिंग में जो है वो आपका करंट जो है वो कंटिन्यूस पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो रोलर शेप में रहता है, मतलब वो रोटेट होते रहता है। रोटेट होने की वजह से करंट जो है वो कंटिन्यूस पास नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड ऑफ 2 कॉपर व्हील्स आर यूज्ड। तो 2 कॉपर व्हील्स, व्हील्स मतलब चक्का, तो मैं आपको पहले ही बताया था वो चक्का किस में यूज़ होता है, तो वो होता है आपका सीम वेल्डिंग में। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ये जो दोनों हैं ये क्या है? ये व्हील्स हैं। व्हील्स मतलब चक्का। ठीक है, तो ये आपका व्हील्स है। ये इसको इलेक्ट्रोड भी होता है। इसमें आपका इधर से नेगेटिव और इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज दे करके कंटिन्यूस वेल्डिंग भी करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग द फ्लेम टेम्परेचर इज। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? 1600 टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 टू 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 टू 2600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3200 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो मेनली टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेसिकली? तो वो होता है 3246 एग्जैक्ट अगर पूछे तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपका बीच में किसके बीच में है? तो 3200 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, अगर ये जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका कार्बोराइजिंग, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, आगे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। 2 ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में 2 सिलेंडर यूज होता है, एक ऑक्सीजन और एक होता है आपका एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन यूज़ होता है ना। तो बेसिकली आपको बताना है कि कलर क्या होता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लैक, पर वहीं बात करें अगर एसिटिलीन सिलेंडर की तो वो होता है आपका मैरून। ठीक है, अभी कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है। यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। जो ब्लैक कलर में है ये आपका ऑक्सीजन है और ये जो आपका मैरून कलर में आप देख रहे हैं ये आपका एसिटिलीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, यानी कि इन चारों में से कौन सा केमिकल प्रोसेस करने के बाद में हमको एसिटिलीन प्राप्त होता है? वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड, वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन एंड कैल्शियम कार्बाइड या हाइड्रोजन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो एसिटिलीन है वो हमको वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करने के बाद में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन, यानी कि कटिंग ऑपरेशन करने के लिए कौन सा फ्लेम इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली कटिंग ऑपरेशन करने के लिए जो हमें जो फ्लेम की ज़रूरत होती है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील, यानी कि इन चारों में से कौन सा फ्लेम का यूज़ करते हैं हम कभी भी स्टील को वेल्डिंग करने के लिए? तो हम करते हैं हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग में जो आर्क का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2600 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये हमारा आंसर की भी है। अगर आपको बाद में पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। PDF वगैरह एक बार आप ले करके अगर आपको बाद में रिवीजन करना है तो नीचे जो आंसर की दिया है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।